नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह राणा रिजल्ट ग्रुप आपका स्वागत करता हूं। आज SCS GS1 का आंसर बताने वाले हैं यहाँ पर जो सुबह हुआ था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट आप मिलान कर लो कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे कट ऑफ की जानकारी आगे नेक्स्ट सेशन में दी जाएगी, जिससे आप मिलान कर पाओ कि कितने आप पास पहुंच चुके हो। पहला प्रश्न है, आप बुकलेट से मिला लेना। पहला प्रश्न कहां पर है आपका? पहला प्रश्न है जिसका ऑप्शन शुरू होता है वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना फेनोमेनन है। इसका तात्पर्य है कि सतह से कण वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मिलान वाला है। ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर और दूसरी तरफ है क्रोमेटोग्राफी, आसवन, उपकेंद्रण, ऊर्ध्वपतन, और यहां आपको मिलाना है एसीटोन एवं जल मिश्रण, क्रीम से मक्खन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आप देख लेना, मिलान कर लेना। देखिए, मैं बता दूं ये पेपर आसान की कैटेगरी में नहीं है, थोड़ा सा लेवल है पेपर का, लेकिन इतना भी नहीं आप कर ना पाओ। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। 2-4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं शुरुआती दौर में तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन होगा सी। एक सेकंड, चलिए थर्ड क्वेश्चन संविधान यानी पॉलिटी से है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्न परामर्शी अभिमत में शामिल विधिक विषयों पर विचार कीजिए। दिल्ली विधि, ये क्वेश्चन, ठीक है, आप कितना भी पढ़ पाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो इस प्रश्न पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का मिलान करना है। दिल्ली विधि अधिनियम 1951, केशव सिंह 1965, 2001 का विशेष संदर्भ संख्या 1, 2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, और इधर है विधायी विशेषाधिकार गुजरात गैस प्रत्यायोजित विधान गुजरात विधान चुनाव। तो इसका आपका आंसर होगा तीसरे का बी। ठीक है, इसका आंसर होगा तीसरे का बी। फटाफट आप मिलान करते जाओ बुकलेट से। चौथा है प्रश्न आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 एवं 55 के प्रयोजन हेतु संविधान 70वां संशोधन अधिनियम के चुनाव हेतु निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो यहां पे पूछा जा रहा है कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो चौथे का आंसर होगा आपका, ठीक है, चौथे का आंसर होगा आपका सी, यानी केवल ए और सी, ए और सी, दिल्ली का यानी नेशनल कैपिटल रीजन और पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा पांचवे का डी, यानी कि बी, सी और डी, यानी पहला ऑप्शन इसमें से गलत होगा। ठीक है, यहां पे अधिक है, जैसे लोकसभा में 10 से अधिक सदस्य नहीं होते। ठीक है, ये गलत है, यहां पर 7 से अधिक सदस्य नहीं होते, पहला गलत होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी बी, सी और डी। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में यह वाला प्रश्न, इसका छठे का आंसर होगा डी, यानी कि ए, बी और डी, ए, बी और डी, यानी सी गलत है। एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति केवल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति अनिवार्य नहीं है, यह ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 7वें प्रश्न पे। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप देख लेना, मैं हिंदी वर्जन पे चर्चा कर दे रहा हूं। चलिए, 7वां क्वेश्चन साइंस है। विटामिन जो कि हार्मोन्स व विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है, इसका आंसर होगा, यानी 7वें प्रश्न का आंसर होगा ए, राइबोफ्लेविन। इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। मैं साइड में हूं जिससे आपको प्रश्न दिख जाए पूरी की तरीके से। 8वां प्रश्न है, हमारे मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल प्रतिशतता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 8वें का ए, यानी लगभग 18.5% होता है, तो 18 से 19 के बीच में है ये, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। निःश्वसन के दौरान फेफड़ों से वायु तब निकलती है जब फेफड़ों के भीतर का दबाव, ठीक है, आप सुनते चलना, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। इसका आंसर होगा सी। आप सुनते चलना, इसका आंसर होगा सी। यहां पर जो लिखा है ये बच्चों का पेपर, ठीक है, जिस बच्चे ने दिया होगा उसका PDF हमारे पास आया है, तो यहां पर इस आंसर को मत देखना, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुनकर चलना।
ठीक है, तो 90 का आंसर होगा आपका सी। चलिए मैं लगा ही देता हूं, 90 का आंसर होगा, एक सेकेंड, सी। चलिए अब 10वां देखते हैं। निम्न में से ग्रीन हाउस गैसों के बारे में नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प आपको चुनना है। पहला मेथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। ठीक है, तो 10वें का आंसर होगा आपका ए, यानी 1, 3 एंड 4, यानी नाइट्रोजन नहीं है, 1, 3 और 4 है, यानी इसका आंसर होगा ए। चलिए जहां पर अंतर होगा वहां पर मैं लगा दूंगा। 11वां, पद्म पुरस्कार विभिन्न विधाओं कार्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम का मिलान उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार कीजिए। प्रभा अंतरे, राधेश्याम खेमका, नटराजन चंद्रशेखरन, देवेंद्र झाझरिया, संजय राजाराम। ठीक है, इनका क्षेत्र बताना है, मिलान करना है, तो 11वें का आंसर होगा आपका ए, यानी ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ई का 3। ठीक है, आप मिलान करना ना, यानी इसका आंसर होगा ए, 11वें का आंसर होगा ए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो मिलाते चलना, क्योंकि ये जो यहां पे टिक किया हुआ वो किसी बच्चे ने किया था, उसका पीडीएफ है। अगला, इसको भी मिलान करना। डॉक्टर धोंडो केशव करवे, लक्ष्मण नायर, मातंगरी हजारा, सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे, इनको मिलाना है। ओल्ड गांधी यानी उपनाम से मिलाना है। मलकानगिरी का गांधी, हिंदी साहित्य का एवं क्रांतिकारी, स्त्रियों के सशक्तिकरण के अग्रदूत। ठीक है, तो यहां पर 12वें का आपका आंसर होगा बी, A4 B1, A4 B1 C2 D3। ठीक है, यानी यहां पे सही टिक किया हुआ है। 13वां, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक उल्लेखीय चेहरा तात्या टोपे के बारे में कौन सा कथन सही है? उनका वास्तविक नाम पांडुरंग राव था। बिठूर में नाना साहब मोरोपंत तांबे के संपर्क में आए थे, बिल्कुल सही। वह महाराष्ट्र में योला के निवासी थे, बिल्कुल सही। इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर होगा यहां पर डी, 13वें का आंसर होगा आपका डी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने हेतु भारत सरकार के वस्त्र मंडल द्वारा 4 वर्षों की कार्यान्वयन समयावधि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2023-24 तक के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को स्वीकृति। अब पूरा का पूरा पैराग्राफ रख लिया, घबराहट हो जाती है आखिर में पूछ क्या रहा। तो ऐसे प्रश्नों पे बहुत संयम बरतना चाहिए और आराम से नीचे की लाइन आप पढ़ो। ठीक है, जैसे यूपीएससी के प्रश्न आते हैं पूरा पैराग्राफ आता है तो बुकलेट नहीं मिलती, पूरी पुस्तक मिलती, तो यहां परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान से आप पढ़ो कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो 14वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2, 3 और 4 सही है, यानी कि यहां पर पहला ऑप्शन आपका ये गलत है। एक सेकेंड, यानी यहां पर पहला ऑप्शन आपका ये गलत है, बाकी के तीनों सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंग्लिश वर्जन है, मैं हिंदी पे चर्चा करता हूं। तो क्वेश्चन कुल मिला के आसान नहीं है, थोड़ा सा माथापच्ची होगी, पढ़ते समय आपको समय लगेगा, और मुझे जो लगता है इस पेपर को देख के कि ये लेंदी बनाया गया और कट ऑफ भी कम जाएगी, यानी पढ़ने में आपका समय जाएगा, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कहीं पे कहीं आपका चूक होगा। तो इस वजह से निम्न कथनों में से पढ़िए और दिए गए विकल्पों सही उत्तर दीजिए। आयरन ओर की स्मेल्टिंग हेतु मैग्नीज एक प्रमुख कच्चा माल है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज डिपॉजिट प्राय सभी भूगर्भीय संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है, तो यानी 15वें का होगा आपका डी, यानी दोनों कथन सत्य है, 1 और कथन 2 व्याख्यायित नहीं करता, यानी दोनों सही है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो यहां आपका आंसर होगा डी, 15वें का डी। ठीक है, यहां पर ये बच्चे ने गलत टिक किया हुआ है। 16वां, पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में से कौन से कथन सही है? पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में कौन से कथन सही है? इसका 16वें का आंसर होगा आपका बी, यानी कि केवल 3 और 4, केवल 3 और 4। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां और पश्चिमी घाट में मिलती है, बिल्कुल सही है। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी एक दूसरे को मिलती हैं, बिल्कुल सही है। सबसे ऊंची अनायामुडी नहीं है, पूर्वी घाट की तुलना पश्चिमी घाट एविएशन नीचे अवतरित नहीं है, ये भी सही। तो यहां पे कुल आपका ऑप्शन होगा 16वें क्वेश्चन का बी, यानी कि 3 और 4। चलिए 17वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025
अरे सॉरी 25 बोलो, फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में घटित आपदा के बारे में यह प्रश्न है। यहां पर पहला ऑप्शन है गंगोली ग्लेशियर का एक भाग टूट गया, तबाही का कारण बना, ठीक है, धौलीगंगा। यानी अगर आप न्यूज पर बहुत पैनी नजर रखते हैं तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो ऐसा प्रश्न है ये, ठीक है। तो 17वें का आंसर होगा आपका सी, यानी कि केवल 2 और 3, ठीक है। यानी धौलीगंगा, ऋषिगंगा, अलकनंदा नदियों में दिन के मध्य अचानक बाढ़ आई, ये सही है। तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट व्यापक नुकसान पहुंचा, ये सही है। यानी 17वें का आपका सी आंसर सही होगा। चलिए अब 18वां देखते हैं। कथन है सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जो जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो जब आप ज्योग्राफी में कृषि का विस्तार देखते हो तो ये सब चीजें वहां पर आएंगी। तो यहां भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अब क्योंकि कथन और निष्कर्ष के रूप में आया है, इसे देखने में लग रहा होगा। हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव करेवा कहा जाता है। तो 18वें का आपका आंसर होगा बी, यानी कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है, ठीक है। यानी करेवा सिक्किम के क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ठीक है। 19 तरंगों के बारे में निम्न अभिलक्षणों में से कौन से सही हैं? वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं, तरंग के नीचे जल की वास्तविक गति वृत्ताकार नहीं होती। तो ये 4 ऑप्शन है। यानी 19वें का मैं फटाफट आपको बता दूं जिससे आप मिलान कर पाओ, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। 19वें का आंसर होगा आपका ए, यानी 1 और 2 सही है। वायु बिल्कुल दोनों कथन यहां पर सत्य है। तो 19वें का आंसर होगा ए, यानी 1 और 2 सही है। 20वें का आंसर है आपका कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत में जलवायु क्षेत्रों का मिलान करिए इस वाले प्रश्न पे, यानी 20वें का है सी। 20वें का आंसर होगा सी। यहां पर बच्चे ने थोड़ा सा गलत लगा दिया तो यहां पर मैं लगा देता हूं, 20वें का आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। फटाफट मैं आपको आंसर बता दूं जिससे आप मिलान कर पाओ, और इसकी डिटेल वीडियो कल आएगी और इन प्रश्नों पर व्याख्यात्मक सेशन हम लेंगे कि आखिर में चारों ऑप्शन में क्या सही है, क्यों गलत है। यह सिर्फ सेशन इसलिए कि आप फटाफट मिलान कर पाओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं GS1 में। सूची मिलान करना है। माता, पचेड़ी, सांझी, फाड़, सौरा चित्रकला, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। तो नाम से यहां पर क्लियर हो जा रहा होगा। 21 का ए सही होगा, 21 का आंसर होगा ए, ठीक है। यहां पर निशान लगा दे रहा हूं। चलिए 22वें का, इसको भी मिलान करना है। यानी देखिए प्रश्न एक नहीं है, अगर 4 ऑप्शन है यानी 4 प्रश्न है, तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई। एसेशन रीजनिंग वाले प्रश्न बढ़ गए और जो भी प्रश्न थे वो 3-3, 4-4 लाइनें हो गई, यानी कि समय आपका बहुत गया होगा पेपर देने में। तो ये है पेपर को टफ बनाने की प्रक्रिया। बाकी आराम से पढ़ेंगे, धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, सांसें खींचा छोड़ा बढ़िया, तो पेपर हो सकता था। मेरिट कम जाएगी ये आप मानकर चलो, ठीक है। कुल मिलाकर आसान नहीं कहा जा सकता ऐसे पेपरों के। तो 22वें का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। 22वें का आंसर होगा ए, और पेपर देते समय धैर्य की आवश्यकता तो रहती ही है। 22वें का आंसर ए है। 23वां, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा मेहर भोज अंतर्गत प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मा के अंतर्गत पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा स्थापित पाल वंश की स्थापना। अब देखो, अब एक ही प्रश्न में 4-4 चीजें दे दी, यानी 4 प्रश्न एक तरीके से एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया गया। तो 23वें का आंसर होगा आपका सी। 23वें का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 2, 3 और 1 और 4 ये मिलान करना है, ये सीक्वेंस है 2, 3, 1 और 4। 23वें का आंसर होगा सी। 24वें का आंसर है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, रोलैक एक्ट, दांडी मार्च। थोड़ा सा आसान प्रश्न इसको मैं बोलूंगा। तो यहां पर 24वें का आंसर होगा आपका, 24वें का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 3, 2, 1 सॉरी 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो ये आसान प्रश्न, ये आप कर लोगे। 25वें का आंसर है उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बलि है, कर है, बिल्कुल। 26वां है प्राचीन भारत में अस्तपाद, ठीक है, 8 घोड़ों से बनी हुई अश्वरोही सेना। ईस्ट के बारे में, यानी इसका आंसर होगा डी। 26वां का आंसर डी, 25वां का आंसर होगा बी। 27वां का आंसर ईस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ईस्ट फंजाई है, ईस्ट से बना हुआ है, ईस्ट मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, ठीक है। ईस्ट विकल्पी ऑक्सीजीव फैकल्टेटिव एनारोब्स है। ठीक, ये इन ऑप्शनों को आप देखो तो यहां पर 27वां का आंसर होगा आपका ए, ठीक है, यानी 1, 2, 3 और 4। इसका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी पे फटाफट आ जाते हैं। तो 27 तक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 28वें का नंबर है नेशनल डेयरी रिसर्च, यानी कि एनडीआरआई आनंद में है। संदर्भ में निम्नलिखित विचार के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरुआत 1923 बैंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री किया गया था। 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। 55 में करनाल स्थित एनडीआरआई का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसका 28वें का आंसर होगा आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। 28वां का आंसर आपका डी है। 29 हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में विचार कीजिए। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, झज्जर जिला, छिला वन्य जीव अभयारण्य, बीर शिकारगाह, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा सही है, विचार कीजिए। तो यानी 29 का आंसर होगा आपका ए, 1, 2 और 3 सही है। 30 क्वेश्चन, फेम इंडिया स्कीम, पीएम विकास पहल स्कीम, निष्ठा, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, उपरोक्त में से कौन से जोड़े सही है? तो सही का क्रम बताना है। तो 30वें का आंसर होगा आपका बी। 30वें का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन, 31 नंबर पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए हुए हैं। इसकी स्थापना 2016 में, विभाग के अंतर्गत 100% GOI इक्विटी। अब देखिए ये प्रश्न आसान प्रश्नों की श्रेणी में ये भी नहीं आता। ठीक है, अगर ये आपका गलत हो तो ये आपकी गलती नहीं है। पढ़ने की भी एक सीमा है, उतना ही आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका नहीं, बहुतों का गलत होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिसका सही होगा तो बल्ले बल्ले फिर। ठीक है, 31 नंबर पे बी है आपका आंसर। 2, 3 और 4 सही होगा। 2, 3 और 4 सही होगा। 32वां क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक संवैधानिक निकाय है जो कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन का नियमन करता है। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्माण की गई राजा हरिश्चंद्र को इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1920 तरह। तो ये इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। जहां पर गलत है निशान लगा देना, और गलत आपको बताना है। तो 32वें का आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 4 यहां पर गलत है। 1 और 4 यहां पर गलत है, यानी 1 और 4। ठीक है, ये 2 गलत है, 2 और 3 सही है। तो यहां पर आंसर होगा आपका डी। ठीक है, ये बच्चे ने गलत लगाया, यहां पर 32वें का आंसर होगा आपका डी। 33 इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो 33 का आंसर होगा आपका डी, 1, 2 और 4। तो सही कथन बताने 1, 2 और 4, यानी पहला सांस्कृतिक मंत्रालय ये सही है, दूसरा विरासत संरक्षण और प्रबंधन ये सही है, और अंतिम है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए यह नोडल एजेंसी है। ये 4 ऑप्शन सही है, यानी तीसरा गलत है, यानी आपका आंसर होगा डी। 34 पे आ जाते हैं। इंग्लिश वर्जन भी आप देखते चलना, जब भी कोई हिंदी का टफ वर्ड आए तो इंग्लिश में आप जरूर देखना। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो हरित पादपों को उनके भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है। तो इसका आंसर होगा 34 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, यानी कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड। तो 34वें का आंसर होगा सी। 35वें का एक जोड़ा कपल को संदेह है कि उसके नवजात शिशु की हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई है, जेनेटिक वाला मामला। इस विवाद को सुलझाने के लिए रक्त वर्गीकरण चाहा गया। पुरुष का रक्त समूह ए है और औरत का समूह बी है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखिए। ठीक है, यहां पर मामला गंभीर हो जाता है। तो 35वें का मिलान करना कि आखिर में कैसे पता किया जाएगा कि ये इन्हीं दोनों का बच्चा है, मिलान नहीं हुई है। ठीक है, तो 35वें का आपका आंसर होगा सी, यानी कि केवल 3। ठीक है, चलिए 36 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेटस का रूपांतरण नाइट्रोजन में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट्स में होता है। तो या 36वें का आंसर होगा सी, यानी कि 3, 4। ठीक है, 3, 4 और 5 सही है। 3,
4 और 5 सही है। ठीक है, इन कथनों पर आपको विचार करना है। 2 ऊपर के गलत हैं। 37वां है लाइकेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइचेन शैवाल है, लाइचेन स्वपोषी है, लाइचेन कवक है, लाइचेन मृतजोवी है, लाइचेन सहजीवी के रूप में है। तो यहां 37वें का आंसर होगा बी, यानी कि 2 और 4 सही है, यानी कि 2 और 4 सही है आपका। 38वां, फटाफट मिलाते रहिए। नीचे अवस्था परिवर्तन के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। जल का वाष्पीकरण, जल में चीनी का घुलना, मोमबत्ती का जलना, जल के वैद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनना। ठीक है, इनमें से बताना है क्या सही है। ठीक है, इनमें से बताना है, सही विकल्प को चुनना है। तो 38 का ऑप्शन होगा आपका सी, केवल ए एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी के ऑप्शन गलत है, यानी कि यहां पर आंसर होगा आपका सी। 39, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहां पर बताना निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो 39 पे पहला ऑप्शन है जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है। तो यानी 39 का आंसर होगा, 39 का आपका आंसर होगा फटाफट। अच्छा, अभी कुछ देर बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूं, कुछ देर बाद दीपक सर आएंगे, तो 39 का यहां पर आंसर होगा सी, बी और डी। ठीक है, चलिए 40वें नंबर पे चलते। 40वें नंबर चलते। साबुन की सफाई क्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। साबुन के अणुओं का जल रागी सिरा तेल के कणों के संपर्क में आता है। देखिए, हिंदी को भी मशीनी लैंग्वेज के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। जैसे हम करते हैं ना गूगल ट्रांसलेट, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो यहां भी कुछ जो ट्रांसलेशन हुआ है वो मशीनी हुआ है। इस वजह से हिंदी का वर्जन वो थोड़ा सा टफ यहां पर दिखाई दे रहा है, बाकी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 40वें का आंसर होगा आपका, ठीक है, डी, यानी कि बी, सी और डी, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, बी, सी और डी, 40वें का ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए 41 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फटाफट आप मिला रहे होंगे। लैटराइट मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में बात की जा रही। उच्च तापमान और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदाएं विकसित होती हैं। ठीक है, ये मृदाएं विकसित होती हैं। ये मृदाएं ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम का भरपूर होती हैं। ठीक है, ये मृदाएं मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहां पर कथन 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, यानी 1 और 2 गलत है। ठीक है, तो यहां पर 41 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 42 पे आ जाते हैं। 42 पे मिलान करना, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो 42 में है बेसल कन्वेंशन, रोटर्न कन्वेंशन, मिनमाटा कन्वेंशन। तो 42 का यहां पर आंसर होगा ए, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 यहां पर आपको मिलाना है। ठीक है, मिनीमाटा वाला तो बहुत बार आ ही चुका, देखिए बच्चे ने मिलान भी कर दिया यहां से। तो एक आध 2 ऑप्शन होते हैं, ये भी ट्रिक होती है कि 2 ऑप्शन आपके मिल गए, तीसरा चौथा। कभी कभी होता है कि चारों के चारों मिलाने पड़ जाते हैं इस तरीके से। तो फिलहाल ट्रिकी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, विस्तार पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भाषाओं, अब बच गए, नहीं तो जनगणना हो जाती, जनगणना से अलग प्रश्न आते हैं, और तो कोविड के कारण। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भाषाओं को 5 पृथक परिवारों के वर्गीकृत किया गया, अर्थात इंडो यूरोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और टेबिटो बर्मन और समीटो हेमिटिक। इन भाषाओं को बोलने वालों की बड़ी संख्या कुछ राज्यों में पाई जाती है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, 10 में 10 दूंगा। तो यहां पर ऑप्शन इंडो यूरोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया, इसको मिलाना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहां पर आपका 43 का आंसर होगा ए, बिल्कुल सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, इस तरीके से आपका मिलान करना। 43 का ए सही है। बच्चे ने सही किया, इतना स्टैंडर्ड प्रश्न है, उसको भी सही किया, बहुत काबिल तारीफ है। फसल के साथ उसके अग्रणी उत्पादक राज्य का मिलान कीजिए। ज्वार, बाजरा, चावल, चना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल मिलान करना है। तो 44 का आंसर होगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, 44 का आंसर होगा बी, बिल्कुल बच्चे ने सही किया है।
जनसंख्या आकार जनगणना 2011 के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम लगाएं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो 44 का होगा डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, 44 का डी। 46 नेशनल पार्क का मिलान उस राज्य से कीजिए। नेशनल पार्क ये आसान प्रश्न है। बाल बालफाकरम, महावीर, हरियाणा वनस्थली, नामदफा और नामेरी। 46 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, A3, B1, C4, D। ठीक, चलिए 46 तक प्रश्न आपने मिला लिए होंगे और बिल्कुल भी परेशान, एक आध दो प्रश्न आपके गलत हो रहे होंगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये एनालिसिस और ये की हम चाहते तो मॉर्निंग में ही यानी पेपर खत्म होने के बाद आपको बता सकते थे, लेकिन होता क्या कि सेकंड पेपर भी होता है, कभी कभी दो चार प्रश्न। मेरे एक बहुत पहले की बात है, प्रदीप मित्र थे, उनके साथ ऐसे हुआ कि उन्होंने पेपर मिलाना शुरू कर दिया, चार पांच उनके गलत हो गए और उन्हें सेकंड पेपर दिया ही नहीं, छोड़ दिया। तो वो परिघटना मुझे याद थी, इसीलिए सुबह इसके आंसर नहीं बताए गए, शाम को बताए गए, जिससे आप घर पे आओ आराम से बैठ के चीज़ों को मिलाओ। ठीक है, कथन 1 है 22 जुलाई 2019 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। ठीक है, कथन दूसरा है ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा ध्रुवीय कक्षा में 100 किलोमीटर यानी 62 माइल की ऊंचाई पर करेगा। हम इन दोनों कथनों पर विचार किया गया है। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। 47 का ए होगा, 47 का ए होगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों कथन सही है। 48 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन एक परिरक्षी प्रिजर्वेटिव नहीं है? जहां भी नहीं है मैंने बताया कि वहां पे टिक लगा लीजिए, आपको भी पता होगा। डलसीन, सोडियम बेंजोइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, सोडियम बेंजोइड और सॉबिक अम्ल लवण। ठीक है, तो यानी 48 का होगा ए। डलसीन एक स्वीटनर है। ठीक है, जैसे आप सैकरिन वगैरह जानते हो तो डलसीन यहां पे एक स्वीटनर है। 49 बायोगैस में मीथेन की बहुत अधिक मात्रा होती है जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो 49 का आपका आंसर होगा सी। ए सही है किंतु आर सही नहीं है, यानी आर बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ऊंची मात्रा होने से प्राकृतिक गैस थी, ये गलत है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले निम्न में से कौन सी योजना अस्तित्व में थी? भारत प्लान, सर्वोदय प्लान, कृषक प्लान, बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो 50 प्रश्न का आपका आंसर होगा सी, यानी कि 2 और 4 यानी सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान। पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले निम्न में से। ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हल्का सा आरंभ से पहले जोड़ दिया और ट्विस्ट कर गया यहां पर प्रश्न। ठीक है, 51 पे। अच्छा, अब आपके सामने दीपक जी आते हैं, अगला 50 प्रश्न उनके साथ। तो इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा कि चारों ऑप्शन पे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और साथ का सीसैट पेपर पे भी डिस्कस करेंगे और कट ऑफ कितनी जा सकती। अभी बोलना जल्दबाजी होगी, जब तक हमारे पास कम से कम हमने टारगेट किया जब तक 100 बच्चों के, ठीक है, की और उन्होंने कितना किया वो हमारे पास ना आ जाए तब तक हम कट ऑफ नहीं बताएंगे जल्दबाजी में। ठीक है, व्यूज बढ़ाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं होता, सटीक जानकारी देंगे जैसे यहां पर दी जा रही है, बिल्कुल 100% शुद्ध आसवन विधि द्वारा ये प्राप्त आंसर है। ठीक है, चलिए दीपक सर के साथ आप अगले प्रश्नों पे। सभी को नमस्कार और आलोक सर का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम लोग इन प्रश्नों को एनालिसिस कर रहे थे, इन प्रश्नों को समझ रहे थे, तो हम लोग को 2 चीज़ें दिखी इन प्रश्नों के साथ में। पहले मैं ज़रा एक बार माइक सही कर लेता हूँ अपना, ताकि मेरी आवाज़ आप लोग आराम से सुन सकें। 2 तरह के प्रश्न थे कथन निष्कर्ष, कारण कथन और इस तरह के प्रश्न थे, है ना। प्रश्न कुछ भी कठिन नहीं थे और बहुत कुछ भी कठिन थे। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करी थी उनके लिए प्रश्न थोड़े बहुत कठिन थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए पेपर पूरा सत्यानाश था। तो हाँ, पेपर मॉडरेट लेवल का है और प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है इसके अंदर। मतलब मैं खुद तारीफ करना चाहूँगा आयोग की कि इतने अच्छे प्रश्न बनाना।
काबिल तारीफ़ है और बहुत ही कठिन प्रश्न बनाए हैं। फिलहाल जिसका ये पेपर हमारे पास है और अगर वो इस पूरी सीरीज़ को देख रहा है, एनालिसिस को देख रहा है, तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप समझ ही गए होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हैं, फिर भी ओके है। हमारी पूरी टीम सुबह से बैठी थी इसको लेकर के, हमने जल्दबाजी नहीं करी और आराम से पेपर का एनालिसिस करने की सोचा कि हम 100% जेन्युइन की देंगे। इसके बावजूद हमको एक आध क्वेश्चन ऐसे मिले जहाँ पर हमने स्टार लगा के छोड़ा। सिर्फ एक क्वेश्चन था और वो शायद क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से मुझे भी हिट नहीं कर रहा, शायद 71 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर शायद 71 है जिसको हमने स्टार लगा के छोड़ा हुआ है और वो आयोग भी गलत बताएगा आपको, वो भी आयोग भी छोड़ेगा, शायद उसके नंबर आप सभी को मिले। फिलहाल प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, आपके घर पर प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फिलहाल मैंने ऑप्शन बी सही लगा दिया क्योंकि मैं आया था तब सर आपसे डिस्कस करें तो मैंने प्रश्न पढ़ लिया था। हाँ, माइक्रोवेव ओवन और टेलीविजन में डीसी धारा का प्रयोग होता है, बिल्कुल नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन में एसी धारा का उपयोग होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एयर कूलर और एयर कंडीशन में एसी धारा का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। डीसी आएगा तो फूक जाएगा, कंप्रेसर उड़ जाएगा। तीसरा, अधिकतर संसाधनों में 220 एम्पियर धारा का उपयोग होता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। अब इवन दो कुछ भी है, तुम्हारा मोबाइल 220 चल हैंडल कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए तुम अलग से चार्ज लगाते हो, चार्जर के अंदर बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो यानी गलत है, स्वाभाविक है। विभिन्न साधनों में से होकर बहने वाली धारा की एकमात्र समान होती, गलत है, कोई मतलब ही नहीं होता। तो यानी ऑप्शन 2 और 3 सही था, ऑप्शन बी सही था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका ऑप्शन बी सही है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। बार मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकत्व क्षेत्र नहीं होता है और चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, अब आप देख रहे हो मैंने कुछ जगह पर लाइन लगाई है। लाइन क्यों खींची है? लाइन खींचने का एक तात्पर्य था कि मैंने वहां से की पॉइंट पकड़ लिए हैं। इसका जवाब फिलहाल ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 4। हाँ बिल्कुल, कथन 1 बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और छत्र चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के भीतर गमन करता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। तीसरा गलत लिखा था, बार मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, बिल्कुल बार मैग्नेट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला पढ़ते, चौथा, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि को दर्शाती, बिल्कुल सही लिखा था, यानी ऑप्शन 1, 3, 4 सही था। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करिए, बिल्कुल करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। विचार कह रहे हैं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बिल्कुल, अच्छा विचार करना है ना, बिल्कुल करती है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर पढ़ते हैं, विद्युत मोटर व जनरेटर दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाँ, सिद्धांत तो एक ही होता है मेरे भाई, बस ये बदला होता है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक को वैद्युत में परिवर्तित करता है, सिद्धांत तो एक ही होता है ना, यानी ऑप्शन तीनों सही है मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है ना। चलते अगले प्रश्न पर। सिर्फ उसका जो वो बना के दे रहा है आपको वो अलग है, बाकी उनका सिद्धांत एक ही होता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लिश वाले को बिल्कुल वही प्रश्न लिखे इंग्लिश में, वही प्रश्न हिंदी में, हम हिंदी वाले को ही मेन फोकस कर रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्लासगो में CPO 26 भारत के जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित मकरंद तत्वों को प्रदर्शित किया गया है। 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा कैपेसिटी तक पहुंचा। 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरण ऊर्जा से, अब से 2030 तक कुल प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में से 1 बिलियन टन की कटौती। फिर 2005 के स्तर पर अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता, अब तीव्रता गलत लिखा हुआ है, बड़ी ती कर लेना, तीव्रता में 2030 तक 45% कटौती या 2090 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। विच वन इज राइट? जल्दी बताओ मेरे भाई। प्रश्न बहुत अच्छा और मैंने प्रश्न पर गोले लगा दिए हैं इसीलिए, है ना, मतलब लाइनें खींच दी हैं। ऑप्शन बी सही था। पांचवा,
पता नहीं किस आधार पर इस बालक ने सही लगाया, फिलहाल ऐसा गलत है इस बालक का, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन एक भी गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन यहां पर सही है तो सिर्फ 2, 3, 4, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत की 400 बिलियन की निर्यात वृद्धि में प्रतिशत योगदान वाली टॉप 3 कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? तो भैया टॉप 3 कम्युनिटीज कौन कौन सी बताइए जल्दी से। अच्छा प्रश्न है। हाँ, टॉप 3 कम्युनिटीज कौन कौन सी है? इंजीनियरिंग, जेम्स ज्वेलरी और पेट्रोलियम। ऑप्शन सी सही है, 1, 2, 3। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, चावल चीन में चाहता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देख लो। अब ये एक्सपीरियंस होता है, प्रश्न देखते ही जवाब आना। अगला प्रश्न देख लो। द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एक प्रोग्राम है जो कि तकनीकी रूप से योग्य नवयुवकों को उनके कार्य क्षेत्र में जरूरी व्यवहारिक ज्ञान व कौशल के साथ युक्त करता है। इस स्कीम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। किसकी बात कर रहा है? द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, है ना। ये वही स्कीम है जिसके तहत लोगों को रोजगार के लिए कौशल सिखाया जा रहा था। ये कौशल पढ़ा होगा आपने, बताने की जरूरत नहीं। चलते प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? इसका जवाब क्या सही होगा? ऑप्शन बी। फिलहाल ये ट्रेनिंग जो होती है वो कम से कम 1 से 1.5 साल की होती है, याद रखिएगा, है ना। और कोई भी स्टाइपेंड नहीं, स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2, है ना। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? किसी एक वर्ष के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य जोड़ जीडीपी होता है। जीडीपी, ओके, जोड़ जीडीपी एमपी होता है। यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं आवश्यक नहीं है। नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी का अनुपात जीडीपी की अवस्थिति यानी डिफ्लेक्टर कहलाता है, और रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी का अनुपात जीडीपी अवस्थिति यानी डिफ्लेक्टर कहलाता है। भाई बताओ कौन सही है? मैं बताऊं आपको? बिल्कुल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, यानी केवल 1, 2, 3 सही है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। डिफलिम्प्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब जो गलत लिखा है, गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है बताओ भाई। इसे क्रिक्स आस्क डो सुल ब्राजील में आयोजित किया गया था। इसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया था, और भारतीय एथलीटों ने कुल 16 पदक जीते थे, और सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड जीता था। बताओ भाई कौन सही है, जल्दी बताओ मुझे। ये बिल्कुल गलत लिखा है यहाँ पर। इसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक आयोजित नहीं किया गया था, बिल्कुल गलत लिखा हुआ था। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत इंगेजमेंट मैट्रिक्स कौन सी गलत है ना। जल्दी बताओ कौन सी गलत है। मैं बता दूं, गुजरात छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र उड़ीसा है, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली है, और पुडुचेरी और दमन दीप है, बिल्कुल है। अब गोवा गलत है। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम बताओगे कि गोवा का किसके साथ में। ऑप्शन बी, ऑप्शन केवल 3, ऑप्शन सी गलत लिखा है ना। याद रखेंगे, ऑप्शन सी गलत लिखा है यहाँ पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। गोवा वाला गलत लिखा हुआ। बताओ गोवा का किसके साथ में है? कौन बताए गोवा के किसके साथ है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा हैंडल कर लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? सबको पता है ये उत्तर प्रदेश में। जरा देखो ए का 4 किधर है। बिल्कुल ए का 4 ये है। ऑप्शन ए सही है। ऐसे ही मिल गया, मतलब देख रहे हो एक बार में ही सही जवाब मिल गया, आगे सोचना ही नहीं था। फिलहाल अगले देख लो, देखना हो तो कोई मतलब नहीं है ना। फिलहाल पेंगोंग सो झील सबको याद होगी, उसे जुड़ी हुई है ना। और ठीक है, एक ही में जवाब आ गया था इजिली, नवाबगंज में। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न इंग्लिश वाले हैं, चलते हैं हिंदी प्रश्नों के। और हिंदी प्रश्न कहाँ पर है? हिंदी प्रश्न ये रहे। बहुत बढ़िया। अब देखो, जब एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करती है, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। मतलब क्या बात कर रहा है? कह रहा है भाई क्या बदलेगी? वेवलेंथ बदलेगी।
क्या बदलेगी? वेवलेंथ बदलेगी, फ्रिक्वेंसी और स्पीड तीनों बदलेंगे। किसकी? अल्ट्रासाउंड जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाएगा। दूसरा क्या लिखा है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड की वेग फ्रिक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहेगी। ये बदलने की बात कर रहा है या परिवर्तित की बात कर रहा है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रिक्वेंसी व स्पीड बदलती है। इको कार्डियोग्राफी चिकित्सा निदान में प्रयोग में आने वाली एक तकनीकी है जिसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, जल्दी मुझे इस तरह जवाब दीजिए और उसका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 2 और 4। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करते समय वेग फ्रिक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है। अगर परिवर्तित हो जाएगी तो आगे वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी, है ना। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? इको कार्डियोग्राफी चिकित्सीय निदान में प्रयोग आने वाली एक तकनीकी है जिसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, यानी 2 और 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है। एक व्यक्ति दूर की चीजों को स्पष्ट देखने में असमर्थ है, ठीक है। यानी क्या है इसके साथ में? वह व्यक्ति हाइपरमेटिमिया से पीड़ित है? नहीं। आई लेंस की अत्यधिक वक्रता और आई बॉल के दीर्घीकरण हुआ हो सकता है? बिल्कुल सही हुआ सकता है। और क्या कह रहा है? उचित पावर के अवतल लेंस का प्रयोग करके दोस्त, नहीं, गलत है। पावर के उत्तल लेंस, हाँ ठीक है, उचित पावर के उत्तल लेंस का उपयोग करके उसको दोष को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल सही लिखा है। यानी हमें देखना है 2 और 4 कहाँ सही है, तो ऑप्शन बी में 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न उपबंधों में से किसमें संविधान संशोधन हेतु राज्यों के आधे से कम नहीं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? 7वीं अनुसूची में से कोई भी, है ना। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, या फिर चैप्टर 7 या चैप्टर 9 का चैप्टर 1, पार्ट 9 का चैप्टर 1। एक बार प्रश्न को और पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आवश्यकता होती है, पूछ रहा है ना। अगर आवश्यकता होती तो चैप्टर पार्ट 9, ऑप्शन सी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान को लागू होने से पहले रजवाड़ों द्वारा की गई संधियों एवं समझौतों से उत्पन्न विवाद न्यायालयों के हस्तक्षेप से रोकता है? अनुच्छेद 358, या फिर अनुच्छेद 363, या फिर अनुच्छेद 366, या अनुच्छेद 368? जहां तक मुझे याद है इसका ऑप्शन बी आर्टिकल 363 सही है। इसका ऑप्शन बी आर्टिकल 363 सही। चलते अगले प्रश्न पर। संपत्ति का अधिकार पार्ट 3 से हटाए जाने के बाद संविधान के किस पार्ट व चैप्टर में शामिल किया गया? बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। अगर 3 से जब हटाया गया था तो इसको पार्ट, ठीक है, डन, कहां शामिल किया गया? पार्ट 7 चैप्टर 4 में। वेरी गुड। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के आईसीआर कोहलो जजमेंट 2007 का संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, अगर मेरी क्लास में आप जुड़े रहे होंगे पहले भी कभी, तो बिल्कुल संविधान के आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। ये आईआर कोहलू जजमेंट 2007 संविधान के आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ। चलते अगले प्रश्न पर। कॉलम ए में सूचीबद्ध सेल ऑर्गेनल का मिलान कॉलम बी में दिए गए प्रकार यानी फंक्शन के साथ कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। गोल्जी बॉडी, भाई देखो क्या हो सकता है इसका, जल्दी बताओ। लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। स्मूथ एंडियोप्लास्टिक लिपिड सिंथेसिस। अब जरा देखो, पहले का बी और दूसरे का डी किस में है? पहले का बी और दूसरे का डी इसमें भी है, और बाबा इसमें भी है। अब देखना कौन सही, तो तीसरा देखते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस है। ऑप्शन सी सही है, मिला लो। ऑप्शन सी सही है, मिला लो, बिल्कुल राइट है ना। कौन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित रोगों के समूह में किसमें जेनेटिक रोग समाविष्ट है? जेनेटिक रोग की बात आ गई है ना, थोड़ी देर पहले एक प्रश्न जिक्र भी कर रहे थे। बताओ। सिकल सेल अमीनिया एड्स डाउन सिंड्रोम? बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, जिस बालक ने लगाया हुआ है। एड्स हेपेटाइटिस? नहीं। हीमोफीलिया हेपेटाइटिस बी क्लब ब्लाइंडनेस? बिल्कुल नहीं। सिकल सेल अनीमिया और हीमोफीलिया डाउन सिंड्रोम तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, डन, वेरी गुड। चलते अगले प्रश्न पर। वही इंग्लिश भाषी आप यहां से देख लेंगे और हिंदी भाषी फिर से जुड़ जाएंगे। हिंदी भाषी प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत समय हमारे पास है ना। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है।
सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मिलान क्या है? आरिक मोदू किससे जुड़े हुए हैं? रोमन फैक्ट्री, है ना। अब देखो ए का 3 कहाँ कहाँ है, 2 जगह मिल गया। फिर देखो तोलाकपियम क्या है? तमिल ग्रामर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सही है, 100% टिक लगा लो। हाँ, मिला लो फिलहाल आगे। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में पाए जाने वाले आमों की निम्नलिखित किस्मों पर विचार करिए। चौसा नहीं, गलत है, पश्चिम बंगाल में नहीं मिलता चौसा, बहुत खाया सीजन में सबने, है ना। आगे चलते हैं। तोतापुरी मध्य प्रदेश नहीं। केसर जो है वो गुजरात से आता है, बिल्कुल सही है। और अल्फांसो महाराष्ट्र का है, ये वही अल्फांसो है जिसमें कैटरीना कैफ, आगे नहीं बताऊंगा, पीते हुए मिलती नहीं है वो, कौन सा टाइप है, क्या है वो, सब पीती है, बिल्कुल सही है। तो फिलहाल ऑप्शन डी सही है, 3 और 4। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आप लोग सुबह से हेक्टिक होंगे पेपर को लेकर के, इसलिए मैंने कहा थोड़ा मजाक भी जरूरी है बीच बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे क्या दिए गए हैं? 2 कथन दिए गए हैं। और राजेंद्र एक चोला में मलिगाई कोल एक प्रमाणिक मापन इकाई प्रारंभ की। दूसरा लिखा है राजेंद्र एक चोला के प्रथम और मॉडर्न प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। ये प्रश्न मालूम है क्या? स्टार लगा लो, ये आयोग का भी तुमको मिलेगा ऐसे फ्री में, स्टार लगा हुआ, परेशान ना हो, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा? यही प्रश्न था जिसकी मैं चर्चा पहले आपसे कर रहा था कि एक प्रश्न हमारी टीम ने ऐसा निकाला था, जो प्रश्न जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कालीन भारत में उच्चतम से निम्नतम की ओर सही हायरार्की का चयन करिए। उच्चतम से निम्नतम की ओर सही हायरार्की का चयन करिए। बताइए क्या होगा भाई? मैं बता दूं, पहले सूबेदार आते हैं, फिर फौजदार आते हैं, फिर अमीन आते हैं, फिर मुकद्दाम आते हैं। ऑप्शन डी इज राइट था। चलते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 का मिलान कर लो। किसकी बात कर रहा है? टीपू शाह, दद्दू मियां, चैत सिंह या तीतू मीर की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? तो मैं बताता हूं, टीपू शाह पागलपंथी, दद्दू मियां फरियाजी आंदोलन, चैत सिंह बनारस रेबिलियन, तीतू मीर फर्क ही है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, अंग देश वर्तमान में भागलपुर की आर्ट फॉर्म मंजूषा कला है। इस कला में प्रयुक्त मुख्य रंग केवल गुलाबी, हरा और पीला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो बताऊं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करिए। कालीकोट सांझी, कालीकोट का क्या है? सांझी, डन। और कोहबारा का क्या है? कोहबारा का है मधुबनी, ठीक है, कोहबारा मधुबनी। अब देखो 1 का 3 और 2 का 1 कहां पर है? बी का 3 नहीं है, 3 है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट था। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज राइट था। चलते ऐसे ही प्रश्न पेपर में निकालते हैं, ऐसे ही तुरंत देखो, मिलाओ 1-2 प्रश्न, नहीं है तुरंत निकालो, आगे बढ़ो। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, इंग्लिश वर्जन हटाते हैं, हिंदी वर्जन पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले नेता कौन से थे? जल्दी बताओ कौन से नेता थे जिन्होंने एक से अधिक बार सेवा दी थी? रहीमतुल्लाह एम सियानी नहीं थे फिलहाल, जहां तक मुझे याद है। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और सर विलियम ब्रेडबर्न भी थे। ऑप्शन बी इज राइट है फिलहाल, है ना, ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, महाराजा रणजीत सिंह करोड़ सिंघिया भाई माई मिसल से आए थे और महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में जीन फ्रैंकोइस अलार्ड और जीन बाप्तिस्ट वेंचुरा 2 नेपोलियनिक जनरल थे। बताओ भाई कौन सही है? जल्दी बताओ। केवल बी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन की स्त्री संत निम्नलिखित में से कौन थी? कार इकाल, अमैयर, गोदा देवी, ईसाई नानियर, अक्का महादेवी या फिर मंग्या कार सियर? कौन सही है बताओ जल्दी से। विच वन इज राइट ऑप्शन? जल्दी जवाब दीजिए मुझे। ये और ये
ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन ए सही है, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में भारत में कपास की खेती के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 1861 के अमेरिकन सिविल वॉर का भारत में कपास उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। दक्कन के ग्रामीण इलाकों में कपास उत्पादन में उछाल। 1862 तक ब्रिटेन में 90% कपास का आयात भारत में हुआ और कपास उत्पादन में विस्तार ने साहूकारों की अपेक्षा रैयतों को अधिक धनवान बनाया। 1875 का दक्कन दंगा धनी रियायतों के विरुद्ध साहूकारों की प्रतिक्रिया थी। मैं बता दूं, ए बी सी तीन सही है। अब ढूंढो किस में लिखा है। ऑप्शन ए सही है, ए बी सी, बाकी डी और ई गलत थे, पढ़ते ही मालूम चल रहा था। चलते अगले प्रश्न पर। 80 सांची कॉपर प्लेट सिखा ले कहां से जुड़ी हुई, जल्दी बताओ मुझे, कहां से जुड़ी हुई है? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ऐहोल शिलालेख जुड़ी हुई है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ी। अब ये दो मिला लो, कहाँ है 3 और 1 की, 3 और 1 कहां पर है? 3 और 1 पहले वाले में, ऑप्शन ए ही सही था, ऑप्शन ए सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, दहसाला प्रणाली। भाई ये यूपी पीसीएस से पूछा गया था, है ना, पिछली बार दहसाला प्रणाली के बारे में, महत्वपूर्ण था, देखो घुमा फिरा के किसी और बगल वाले स्टेट से, है ना, एक पार करके ले आया प्रश्न को। क्या प्रश्न कह रहा, देखो, दहसाला प्रणाली जुड़ी थी शाहजहां से, नहीं, दहसाला जुड़ी हुई थी राजा टोडरमल। एक मिनट, हाँ मुझे जहां तक याद है ये जुड़ी हुई है राजा टोडरमल से जुड़ी हुई है, और बीगा दफ्तरी शाहजहां से जुड़ी हुई है, और बिस्वा जुड़ा है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, और गज जुड़ा है सिकंदर लोदी के साथ में। अब जोड़ो ऑप्शन 2 3 4, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न इंग्लिश भाषा को निकालते हैं, हिंदी भाषा पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत माता परियोजना के बारे में। सबको पता है भारत माता परियोजना के बारे में। यह नेशनल हाईवे पर स्थित लेवल क्रॉसिंग का रोड ओवर ब्रिज अंडरपास, नहीं गलत लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। यह सीमावर्ती क्षेत्रों के सड़क जुड़ाव के विकास पर लक्षित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह गैर प्रमुख बंदरगाहों को सड़क से जोड़ने सहित तटीय सड़कों के विकास पर लक्षित है, बिल्कुल सही लिखा है। यह राष्ट्रीय गलियारों की कार्यदक्षता में सुधार पर लक्षित है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो 2 3 4 कहां सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट था, 2 3 4। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में तो भाई ने पूरा मिला के रखा हुआ है, कोई इशू ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा में ही है ना। पहले का डी, बहुत बढ़िया, और दूसरे का सी होगा मैतूर कावेरी में, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है, इसने मिला के भी रखा था और फिलहाल ये सही भी है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ पे निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। देख रहे हैं आप, बगल में ये ना लिखा होता तो बेहोशी आ गई होती, है ना। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना, फार्म जल की दक्षता में सुधार करना, या फिर सतत जल संसाधन की लागू करना, कौन सही मुझे बताओ जल्दी से। प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही है, ये गलत था, ऑप्शन बी सही है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से मिला लो मेरे भाई। उत्तराखंड देखो देवभूमि, इसने खेला है, देखो उत्तराखंड देवभूमि। अब तीसरे का डी ढूंढ लो कहां पर है, तीसरे का डी सिर्फ एक में ही लगा था, है ना, यानी ऑप्शन ए सही है। इसे कहते हैं प्रश्नों में खेल कर देना, एक आता हो जवाब निकल आया। चलते अगले प्रश्न पर, इसने भी खेला है, आगे आ जाओ। प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय समान परिसंचरण कहा जाता है, और वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है, जो कि पृथ्वी जलवायु को प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों कथन सत्य हैं, और पर कथन एक भी सही है, बी भी सही है, मतलब एक भी सही है, दो भी सही है, पर इसका कहीं से मेल नहीं मिल रहा है। अब ढूंढो भाई, कथन 1 और 2 दोनों सत्य कहां पर है, दोनों कथन सत्य, व्याख्या नहीं, ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल बालक ने सही लगाया है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय प्लेट के संचलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग शामिल है। हिमालय के साथ पाया जाने वाला सब डंक्सन जोन इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है, जो कि महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। पूर्व दिशा में म्यांमार के रोकनियमो पर्वत से होते हुए यह एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैलता है, और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किरथर श्रेणियों का अनुसरण करता है। इस प्रश्न को जब आप एक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑप्शन 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी सही है। अगर आपने भूगोल को बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न आसानी समझ में आ रहा होगा। चलते अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न, बस 12 प्रश्न और बचे हैं जो कि बहुत तेजी से निपट जाएंगे। अब देखो भाई ने इसमें भी खेला किया हुआ है ना, पर खेल गलत हो गया उसके साथ, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है मेरे भाई, है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो उन खिलाड़ियों को सम्मान देता है जिन्हें अपनी परफॉर्मेंस द्वारा स्पोर्ट्स में योगदान दिया था। यानी सॉरी द्रोणाचार्य नहीं देता उसमें, उसमें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। बिल्कुल ऑप्शन है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जाता है उन खिलाड़ियों को सम्मान देता है जिन्हें अपनी परफॉर्मेंस द्वारा स्पोर्ट्स में योगदान दिया होता है। यानी ए का 4। अब ए का 4 कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है इसमें 1970 में हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण संपादित करने वाला देश का प्रथम राज्य था। बिल्कुल नहीं, गलत लिखा हुआ है। हरियाणा में देश का संपूर्ण सेंधा नमक होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लक्ष्य किसानों का ध्यान ज्यादा जल खपत वाली फसल जैसे कि धान से अन्य न्यून जल खपत वाली फसलों को प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। और म्हारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत हरियाणा में 5000 से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। 2 3 4 बालक 13 गलत हो गया है, बालक 13 गलत हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। अब निम्न कथनों पर विचार करना है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेपो रेट में बढ़ोतरी से धन उधार लेने की लागत बढ़ती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेपो रेट में कटौती से उद्योग को ऋणदाता से उच्च दर पर ऋण मिलता है, बिल्कुल गलत है। और अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति कम करने के लिए, धन उधार लेने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु आरबीआई रेपो रेट्स को बढ़ा देती है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बालक 13 बिल्कुल सही है है ना। चलते अगले प्रश्न पर। हरियाणा के बजट की बात कर रही है, मैंने पहले भी कई बार बता रखा था, बजट से एक आध प्रश्न जरूर आते हैं। 2022-23 संदर्भित विचार करते हैं। क्या कह रहा है? राजस्व घाटे की एफआरबीएम एक्ट के तहत 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में लाया गया, गलत है। राजकोषीय घाटे को 2022-23 के बी में जीएसडीपी 2.9%, गलत लिखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 आदि के लिए ऋण जीरो से 25% नीचे, बिल्कुल सही है, 25% नीचे वाला मामला था। और 47 मौजूदा बजटीय अनुदानों की मांग को अनुदान में 29 बजटीय मांगों के अंदर समाहित किया गया था। ऑप्शन सी 3 और 4 बिल्कुल सही है। आपके उप मुख्यमंत्री बैठे थे वहां पर उसमें, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में आम आदमी को सुगम व वहन करने योग्य हेल्थ केयर प्रदान करती है। योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देश में पब्लिक व प्राइवेट सूचीबद्ध अस्पतालों के अंतर्गत सेकेंडरी व टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ABPMJY प्रति वर्ष प्रति परिवार 3 लाख रुपए तक कवर मुहैया करता है, बिल्कुल नहीं। ये जो प्राइवेट सूचीबद्ध हॉस्पिटल है नहीं है। यह सेवा के बिंदु पर लाभार्थी के लिए सेवाएं कैशलेस व पेपरलेस है, बिल्कुल सही है। प्रथम दिन से ही पूर्व में विद्यमान अवस्थाओं को कवर किया गया है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल नहीं है, भाई पूरे देश में पोर्टेबल है तुम्हारे राशन कार्ड की तरह। जैसे तुम्हारा राशन कार्ड पूरे देश में पोर्टेबल हो गया था, वैसे ही प्रधानमंत्री ये वाली योजना जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है पूरे देश में पोर्टेबल है। यानी ऑप्शन 4 गलत है। अब दोनों कहाँ सही? ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा प्रश्न जितने भी बताए गए अभी तक सभी प्रश्न का जवाब सही होगा। अगर कोई प्रश्न गलत भी होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम जरूर रिव्यू करेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से 99.9% अभी तक टीम ने रिव्यू किया हुआ है, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, कोई भी प्रश्न गलत नहीं है अभी तक का। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है नदियों को। कृष्णा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालवा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गंगा, गोमती, कोसी, गंडक बिल्कुल निकली हुई है, सही लिखा है। यमुना से केन बनी है, केन से बेतवा, बेतवा से चंबल बिल्कुल सही लिखा है। यमुना से ही केन, बेतवा और चंबल बनी हुई बिल्कुल सही लिखा है। तो कावेरी वाला मामला गलत लिखा हुआ है। अब ढूंढो जरा क्या सही होगा इसमें। ABC ऑप्शन ए सही है। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। दी गई नदियों की लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा। महानदी गलत लिखा हुआ है क्योंकि पहले आएगी सबसे बड़ी, सबसे लंबी गोदावरी होती है। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी 2 जगह है। गोदावरी के बाद कृष्णा आती है, बिल्कुल गोदावरी के कृष्णा, कृष्णा के बाद महानदी, महानदी के बाद ताप्ती, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, भारत छोड़ो आंदोलन हमारे जो आलोक सर पढ़ा गए थे,
हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है और वन ऑफ द बेस्ट टीचर है पूरे भारतवर्ष के इतिहास के, मैं कहता हूँ एंसेंट मिडवेल और मॉडर्न के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं और साथ में फिलॉसफी के भी। ठीक है, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से जोड़े का मिलान सही है? मिलान सही है तो मैं बता दूं मिलान किसका सही है। उषा मेहता सही है, गुप्त रेडियो प्रसारण किया हुआ था इन्होंने। केटी भात नहीं, गलत लिखा हुआ है। चिट्टू पांडे मजदूर अशांति, बिल्कुल होता है। मतांगनी हजारा पुलिस स्टेशन पर हमला, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। मतांगनी हजारा से एक प्रश्न और पूछा गया था जब आलोक सर आपको प्रश्न करा रहे होंगे तभी मतांगनी हजारा आई होगी। बिल्कुल ऑप्शन ए और डी सही है। अब ढूंढो ए और डी कहाँ है, ऑप्शन डी सही है। 96 प्रश्न है, शाहजहां के निर्माण क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित का ब्यौरा दीजिए। क्या कह रहा है? मोती मस्जिद मेरे भाई, ठीक है। जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन ए सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट था, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखो उसने फिर खेल करने की कोशिश करी है बालक ने खेल करने की कोशिश करी पर गलत कर गया, क्योंकि बराउद्दीन जकारिया जो है सुहारवर्दी सिलसिला का संस्थापक था, ठीक। और उसके बाद है मुइनुद्दीन चिश्ती जो था वो अजमेर से जुड़े हुआ था। तो यानी ऑप्शन 1 4 3 यही सही होगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब उसने खेल करने की कोशिश करी पर गलत कर गया बालक, इस चक्कर में कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर भी 3, जहाँ पर भी 3, जहाँ पर भी 3 लगा हुआ था। अगर उसको पहला वाला आ रहा तो कर लेता, अभी भी कर सकता था वो। फिलहाल बंदे नवाज गैस गैराज कहाँ पर था? ये था अपना गुलबर्गा में, अभी भी सही कर था। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली से जुड़े हुए थे, पता नहीं क्यों नहीं सही कर पाया, मैं भी बड़ा चिंतित हूँ उसको लेकर के। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक हड़प्पा काल में मिट्टी की ईंटों की संरचना एवं योजनाबद्ध अधिवास का प्रमाण मिलता है। मिट्टी के बर्तनों की श्रेणी कालीबंगा के समान थी। कलाकृतियों में उत्कीर्ण रहित मोहरें अभिरेखा के साथ मिट्टी के बर्तन मृण मूर्ति, चक्र, गाड़ी, झुंझुने, वृषभ, मूर्तिका चार्ट, ब्लेड, अस्थि नोक, सिलौटी समाविष्ट उत्खनन द्वारा थोक में जानवरों की अस्थियां, आप देखो कुछ याद आ गया होगा, बहुत कुछ याद आ गया होगा तुमको, बिल्कुल। और भारत और पाकिस्तान के बच्चों के बीच लोकप्रिय है राखी गढ़ी हरियाणा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। स्क्रीनशॉट ले पढ़ लेना, है ना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या सही है। राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्न में से कौन कथन सही है? राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? या मौखरी राज, नहीं गलत है। वह पुलकिन से द्वितीय से हार गया था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाण, मयूर एवं मातंग दिवाकर उसके दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे, बिल्कुल सही है। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी, ऑप्शन सी सही है, बी सी डी। चलते अगले प्रश्न पर, आखिरी प्रश्न, और मेरे ख्याल से आप सभी ने अब तक प्रश्न मिला लिए होंगे। निम्न मंदिर निर्माणों को कलानुक्रमक क्रम अत्यंत प्राचीन से न्यूनतम, मतलब ओल्ड से न्यूएस्ट में व्यवस्थित करना है ना। और मैं चाहूंगा जब ओल्ड से न्यू में व्यवस्थित होगा ये, तो सबसे पहले आएगा ओल्ड, है ना। नंबर 2 पे आएगा बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। और नंबर 3 पे आएगा हम्पी में विट्ठल मंदिर, और नंबर 4 में आएगा नायको द्वारा मदुरई, यानी सी डी बी और ए। सी डी बी ए नहीं है, सी डी बी ए मिल गया, नहीं, ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, हमने अभी तक आपको एक पूरी सीरीज के प्रश्न करा दिए हैं जो आपके पेपर में आज दोपहर में आपके पास आए थे, यानी पेपर 1 आपका जीएस पेपर 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, और सभी प्रश्नों के हमने सटीक आंसर की दी है, और हम दावे से कह सकते हैं ये 100% शुद्ध होगी, है ना। बाकी हम ईश्वर नहीं है। बहुत बढ़िया, और हमारी टीम बैठी हुई थी, उसने पूरा ये एनालिसिस कर रखा था, आप सभी अपना पेपर मिला सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, हम उसको आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए हम जल्द एक लाने वाले हैं बहुत बड़ा कोर्स सीईटी के लिए, और आप उस कोर्स में जरूर जुड़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारे यूट्यूब में, और आप उसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे कोर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।